हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर मेथड पढ़ रहे थे, व्याख्यान विधि, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्याख्यान विधि के गुण और दोषों के बारे में। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को पढ़ेंगे आज हम लेक्चर मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इसकी मेरिट्स को, गुण, लाभ, महत्व, कुछ भी कह लो, यही वाले पॉइंट्स आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोष, सीमाएं या डिमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले है स्वच्छ आदतों का विकास। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से लेक्चर मेथड के थ्रू स्वच्छ आदतों का विकास होता है? तो सबसे पहली बात तो जो मैं आपको इसके अंतर्गत बताना चाहूँगी वो ये है कि जब एक शिक्षक, एक लेक्चरर अपना व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है, तो उस दौरान जो स्टूडेंट होते हैं वो सुनते हैं, श्रवण का काम करते हैं, सुन करके समझने का काम करते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं और बोध ग्रहण कर रहे हैं। तो एक अच्छी आदत, एक पहला कौशल जो है भाषा को सीखने का, श्रवण कौशल, वो उनमें अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। और इसी तरह से वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, जो सुनने के लिए जो क्षमता चाहिए ना, या हम ये कह सकते हैं हम में वो होना चाहिए गुण कि हम सामने वाले की बात को सुन करके और उसके बाद हम डिसाइड करें कि हमने उसकी बात को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि जीवन में हमारी यही चीज़ अप्लाई होती है, हमें पता है, हमें सामने वाले की बात को सुनना चाहिए, ना कि उसकी बात को बिना सुने ही नकार देना चाहिए। तो जो ये सुनना कौशल है, श्रवण कौशल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इस तरह से एक तो बच्चे में श्रवण कौशल विकसित होता है, अच्छी तरह से उसका विकास होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लेक्चर के दौरान बच्चे अनुशासित होकर के बैठते हैं। ठीक है, पूरी तरह से अनुशासन में रहते हैं। इससे क्या होता है, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। तो इस तरह से स्वच्छ आदतों का बच्चों में विकास होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, तर्क एवं चिंतन शक्तियों का विकास। तर्क एवं चिंतन शक्तियाँ, आप देखिए, बच्चे केवल मात्र सुन करके सीख रहे हैं। किसी भी टॉपिक या किसी भी जो भी प्रकरण है उसके बारे में, जिसके बारे में उन्हें विषय वस्तु बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है, तो बच्चे सुन करके समझ रहे हैं। तो बताइए, क्या तर्क, चिंतन शक्तियाँ या मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होगा? होगा। यहाँ में बच्चे को अपने आप से सीखना है, सुन करके समझना है, फिर अधिगम करना है। तो इसका मतलब कैसी शक्तियाँ? तर्क, चिंतन, कि क्या जो सामने व्याख्यान देने वाला जो लेक्चरर है वो जो बोल रहा है, आप उसको सुन करके उसको एक्सेप्ट करते हो। आपका जो चिंतन मनन है, क्या उन कही गई बातों को स्वीकार कर रहा है, या फिर आपकी मानसिक शक्तियों के अकॉर्डिंग, या फिर जो आपने आज तक नॉलेज ली है, आपने किताबों में पढ़ा है, उस आधार पर आप ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, या आप अपने टीचर को ये कहेंगे कि जो आप बता रहे हैं मैंने तो ऐसा किताब में नहीं पढ़ा है। अपने शिक्षक के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, इससे पहले आपको उस पर चिंतन मनन करना होगा। अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके उसे तर्क की कसौटी पर परखना होगा। और ऐसा करने से क्या होगा? आपकी तर्क एवं चिंतन शक्तियों का विकास होगा। इसके बाद है विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच ज्ञान का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ज्ञान का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, आपको पता है कि लेक्चर मेथड का जब प्रयोग करके कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नॉलेज देता है, ज्ञान प्रदान करता है, तो इस हिसाब से वो दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, आमने सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आदान प्रदान हो रहा है ज्ञान का यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि 40 मिनट का मान लीजिए आपका लेक्चर है, तो आप 30 से 35 मिनट तक पढ़ाते हैं, और बाकी टाइम में पीछे 5-10 मिनट में आप बच्चों की क्वेरीज लेते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। उनको जो कुछ भी नहीं समझ में आया है, अगर उनको किसी और चीज़ को लेकर के कुछ भी ऐसा डाउट है कि हमने तो किताब में यहाँ पे ऐसे पढ़ा है और आपने सर या मैम आपने ऐसे बताया है, तो आप उनके वहाँ पे डाउट्स क्लियर करते हो। ठीक है, तो इस तरह से
आपके विद्यार्थी आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा गुण है कि इसमें विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो बहुत ही एक अच्छी प्रक्रिया या क्रिया है ये। इसके बाद समय की बचत। समय की बचत, ये तो मैं आपको उपयोगिता में भी बता चुकी हूँ। समय की भी बचत होती है और एनर्जी की भी बचत होती है। ये टाइम सेवर भी है मेथड और इसके साथ साथ ये एनर्जी सेवर भी है। समय की बचत किस तरह से? किसी भी बड़ी इकाई को आपने पढ़ाना है, आपके पास टाइम कम है, एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी एक यूनिट बाकी है, या फिर बहुत बड़े टॉपिक हैं ऐसे जो कि पूरे नहीं हो पाएंगे इतने से टाइम में, तब आप लेक्चर मेथड के द्वारा उसे अच्छे से पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि लेक्चर मेथड में थोड़े समय के अंदर आप किसी भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हमारी ऑनलाइन क्लास का देती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चल रही होती तो स्टूडेंट्स आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे ये जो 25-30 मिनट की वीडियो आपके पास जाती है, ये एक रूप है, लेक्चर मेथड ही हो रही है अप्लाई। ठीक है, व्याख्यान विधि ही अप्लाई हो रही है आपको पढ़ाने में। यहाँ पे जो 25 से 30 मिनट की वीडियो में मैं यहाँ पे आपको इसके गुण भी बता दूंगी, इसके दोष भी बता दूंगी। जब आपकी ऑफलाइन क्लास होती है तब, या फिर हम जब किसी और विधि के माध्यम से पढ़ें, तो वहाँ पे आप किसी एक 25-30 मिनट के अंदर इतना कुछ नहीं करवा सकते हो स्टूडेंट्स को। ये समस्या रहती ही रहती है, आप इतना नहीं करा सकते हो। तो व्याख्यान विधि के माध्यम से कम समय में आप ज़्यादा टॉपिक्स या बड़े टॉपिक्स या बड़ी यूनिट्स या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा सिलेबस करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। जो ये समय की बचत होगी यहाँ पे, उस समय में आप क्या करेंगे? उस समय में आप अपने बच्चों को उन्हीं जो आपने करवाई हैं चीज़ें, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर आप उनको पुनरावृत्ति भी करवा सकते हो, इस टाइम में उनको याद करवा सकते हो। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, तथ्यों का सरलतापूर्वक स्पष्टीकरण। तो तथ्यों का किस तरह से सरलतापूर्वक स्पष्टीकरण होता है, तो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इसमें क्या होता है, इसमें जब हम व्याख्यान देते हैं, कोई भी व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है, तो उसमें वो उस टॉपिक से संबंधित सारी बातें लेकर के आता है। क्योंकि दो बातें मैंने आपको बताई थी लेक्चर मेथड में सम्मिलित होती हैं। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ क्या, कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो सिलेक्शन करते समय वो टॉपिक से संबंधित सारा का सारा मटेरियल लेकर के आता है, सारा कंटेंट लेकर के आता है, क्लास में अच्छे से तैयार होकर के आता है, जिससे कि 35-40 मिनट तक बिना रुके वो उस टॉपिक के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता सके। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा मेथड होता है, जो लेक्चर मेथड, इसमें सिलेक्शन होने के साथ साथ, सिलेक्शन करने के साथ साथ कंटेंट का जो अध्यापक है, टीचर है, लेक्चरर है, वो अच्छे से प्रेजेंटेशन भी देता है। अब सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन दोनों ही काम बहुत ही अच्छे से जब किया जाता है, तो उस टॉपिक से संबंधित सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी डिटेल पहुंच जाती है बच्चे के पास। तो इस तरह से ये लेक्चर मेथड किन्हीं भी फैक्ट्स को इजीली एक्सप्लेन करने का, उनका स्पष्टीकरण करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। इसके द्वारा जो है हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, या टॉपिक से संबंधित सारा की सारी जो भी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए, जो भी डिटेल, जो भी व्याख्या हमने टॉपिक से संबंधित बच्चे को स्पष्ट करनी है, वो की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हैं इसके गुण, लाभ, मेरिट्स हमने पढ़ ली हैं इसकी। और अब हम बात करने वाले हैं इसके दोषों के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में, या फिर इसके डीमेरिट्स के बारे में। देखिए, छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में, तो इसमें सबसे पहली जो कमी है, जो इस
इसका दोष है वो ये है कि इसमें जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो सुनने वाले हैं, वो केवल और केवल श्रोता ही बने रहते हैं। यानी उन्हें वो अधिकार नहीं होता जो बाकी विधियों में, किसी भी विधि से आप जब बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं या वैसे ही क्लास में टीचिंग कराते हैं तो बच्चों को जहाँ पे कुछ समझ नहीं आते तो बच्चे बीच में से पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने लेक्चरर को, टीचर को बीच में रोक करके उससे सवाल पूछेगा। नहीं, वो लेक्चर खत्म होने का वेट करेगा और हो सकता है कि तब तक वो अपना प्रश्न ही भूल जाए। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी रहती है, जो सबसे बड़ा दोष रहता है वो ये है कि इसमें जो छात्र हैं वो तो केवल और केवल श्रोता ही बने रहते हैं, वो तो दूसरा कोई काम ही नहीं करते। और अच्छा, ये श्रोता जो अध्यापक जो छात्र बने रहते हैं, तो आप एक बात बताइए, आप किसी को कॉन्टिन्यूसली कितनी देर तक सुन सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आखिरकार जब आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, केवल और केवल सुन रहे हो, तो क्या होगा? आपका ध्यान भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटकेगा। तो बीच में से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती हैं। जब आपका मन अगर 1-2 मिनट के लिए भी कहीं और चला जाता है आपका ध्यान, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान आपका जो आपके लेक्चरर ने बताया है वो सारा का सारा वहाँ से स्किप हो जाता है और अब आगे का जो बता रहे होते हैं वो फिर उससे मैच नहीं हो पाता और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो 2 रीज़न सामने आ गए। एक तो सिर्फ श्रोता बने रहते हो, और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, अगर हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारा ध्यान नहीं भटकता। लेकिन यहाँ पे लेक्चर मेथड में चूंकि आप केवल और केवल सुनने का काम कर रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति, या फिर मैं ये कहूँ कि मानव स्वभाव ही है कि वो चुप करके अगर उसको बैठने को, केवल सुनने को कहेंगे तो वो ज़्यादा देर तक अपने मन को एक जगह पर टिका करके, एकाग्रचित होकर के नहीं रख सकता। ये सबके साथ होता है। तो इसके चलते हुए आपको इस विधि से जो आपका शिक्षक पढ़ा रहा है उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छात्र जो ये केवल निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं तो उनको इसका लॉस होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं, कि ये जो मेथड है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। किस तरह से नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि व्याख्यान विधि में अगर किसी के सर्वोपरि या फिर केंद्र में होने की बात की जाए या ये आपसे पूछा जाए कि ये विधि कैसी विधि है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ये शिक्षक केंद्रित विधि है, अध्यापक केंद्रित विधि है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापक केंद्रित विधि का मतलब अध्यापक ही केंद्र में है। जो भी सब कुछ सर्वा या फिर सर्वोपरि होने की बात है तो वो अध्यापक ही है यहाँ पे, क्योंकि छात्र तो क्या है? छात्र तो केवल मात्र निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, केवल श्रोता यानी सुनने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अध्यापक केंद्रित विधि होने के कारण ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मनोविज्ञान ने ये कहा है कि जितने भी मेथड्स हैं वो बाल केंद्रित होने चाहिए, और मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश से ही जो हमारी अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी वो विद्यार्थी केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित में तब्दील हुई है। आप सभी जानते हैं मनोविज्ञान ये कहता है कि बालक को ध्यान में रख करके फिर ही हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ना कि शिक्षक के अकॉर्डिंग विधियों का चयन होना चाहिए। वो कहता है कि बालक सर्वोपरि है, बालक को ध्यान में रखो, बालक की आयु, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ ही उसको क्रियाशील रखते हुए फिर सिखाओ। तो फिर ये तो बिल्कुल उल्टे वाला काम हो गया है ना, विपरीत चल रही है ये वाली विधि। तो ये विधि कैसी है? ये विधि अध्यापक केंद्रित है, इसलिए अध्यापक केंद्रित होने के कारण ही ये विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के भी अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, बल्कि क्या है? प्रतिकूल है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शिक्षक के प्रति अरुचि। शिक्षक के प्रति अरुचि किस तरह से आ जाएगी? आप देखा करो, आपके भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आते हैं, टॉपिक से रेलेवेंट बात करते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करते हैं आपसे। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स जो हो ना, ऐसे टीचर्स को पसंद नहीं करते हो।
आपको क्या अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है कि आपका टीचर आपकी तरह आपका फ्रेंड बन के आपको पढ़ाए, ठीक है। जब किसी दिन जो है अगर आपकी कोई उलझन है बीच में, ठीक है, अगर नहीं भी आपका पढ़ने का मन है तो कभी कभी स्किप कर दे, है ना, नहीं पढ़ाए बल्कि अदर बात कर दे, कभी कोई स्टोरी सुना दे। छोटे बच्चे जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, उनका ये खास करके इच्छा होती है। और आप जो कॉलेज लेवल के हो तो आपके मन में भी ये आता होगा कि कभी कभी नहीं पढ़ाएं। आज टीचर जो है, आज मैम जो है, सर जो है, वो केवल हमसे कुछ बातें करें, हाँ ज्ञानप्रद बातें करें जिसमें नॉलेज हो, लेकिन टॉपिक नहीं कराए, है ना। अब ये देखिए कि एक तो शिक्षक ऐसा है आपको पढ़ाने वाला जो आपको रोज नए नए मेथड से पढ़ाता है, और एक शिक्षक ऐसा है जो डेली ही आपको लेक्चर मेथड से पढ़ाता है, आता है आकर के बस क्लास में अपने टॉपिक से रेलेवेंट लेक्चर देना शुरू करता है, बेल लगती है तो चला जाता है, बस यही करता है। तो बताइए वो शिक्षक क्या आपको पसंद होगा? क्या आप उस शिक्षक के प्रति रुचि रखेंगे? नहीं, आप उस शिक्षक को पसंद नहीं करेंगे। आप तो उस शिक्षक को पसंद करोगे ना जो आकर के कुछ देर आपसे बात करता है और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करता है, और टॉपिक में जो वो मेथड यूज़ करता है पढ़ाने में, वो ऐसा मेथड है जिसमें कहीं भी बीच में आपको समस्या आती है तो आप उसको पूछ सकते हो। लेक्चर मेथड की तरह नहीं कि लास्ट में पूछना। या फिर वो क्या करता है, आपको क्रियाशील रखते हुए, आपको सहभागी बनाते हुए, सहभागिता के सिद्धांत की पालना करते हुए फिर शिक्षण कराता है, जिससे आप भी क्लास में एक्टिव होते हो, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, आपको भी मजा आता है उनकी क्लास में। तो लेक्चर मेथड का ये भी दोष है कि इसमें जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक के प्रति अरुचि रखने लग जाते हैं, उनको वो शिक्षक अच्छा नहीं लगता जो केवल आता है और लेक्चर दे करके चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अवास्तविक शिक्षक। अवास्तविक होता है, ऐसे लगता है कि कोई नाटक हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे चुप करके बैठे हैं अपनी अपनी सीट्स पे, केवल सुने जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं पूरी तरह से, तो फिर अपने आप ही अवास्तविक शिक्षण हो जाता है। वास्तविक तो लगता ही नहीं है, रियल तो लगता ही नहीं है। रियल टीचिंग तो वो होती है जिसमें एक अध्यापक पूरी तरह से अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों विद्यार्थी भी और शिक्षक भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उनके बीच में संप्रेषण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑल टाइम पूरे पीरियड चल रही है। लेकिन यहाँ पे तो वो जो संप्रेषण है वो एक तरफा है ना, यहाँ पे अध्यापक तो बोल रहा है लेकिन विद्यार्थी केवल सुन रहे हैं, तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं दो तरफा प्रक्रिया होती है, वो एक तरफा हो गई है। तो यहाँ पे ये जो शिक्षण जो टीचिंग है ना वो अच्छी नहीं मानी जाती, और अच्छी ना मानने के कारण ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टीचिंग है वो अवास्तविक सी हो जाती है, रियल नहीं लगती वो टीचिंग, बल्कि उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक दोष हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दोष है वो है छोटी कक्षाओं हेतु अनुपयुक्त। तो ये जो मेथड है वो छोटी कक्षाओं के लिए तो बिल्कुल पूरी तरह से अनुपयुक्त है, सही नहीं है। आपको भी पता है लेक्चर मेथड कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सी क्लास से शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को लेक्चर के थ्रू पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आपका जवाब होगा पहली बात तो आप ये बोलोगे कि कॉलेज लेवल, लेकिन कॉलेज लेवल नहीं, 11th-12th क्लास से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 10th क्लास तक हम बच्चे को लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाते हैं। तो फिर ये भी तो इसका एक दोष हो गया कि अगर छोटी कक्षाओं को इसके थ्रू पढ़ाया जाता है तो वो सही नहीं है ऐसा करना। तो छोटी कक्षाओं के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता, या फिर इसको नहीं किया भी जाना चाहिए। अब छोटे बच्चे, आपको लगता है कि आप 35 से 40 मिनट तक जो भी बोलेंगे, लेक्चर देंगे, बच्चे उनको अच्छे से समझेंगे? आप इस बात को मानते हैं? छोटे बच्चे तो अगर 5 मिनट भी टिक करके अपनी जगह पर आपकी बात को सुन लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो आप कैसे उनको 30 से 35 मिनट तक टिका करके और अपनी बात सुनाओगे, अपने टॉपिक को समझाओगे? नहीं, वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए यहाँ पे छोटी कक्षाओं में तो इस मेथड का कोई काम ही नहीं है। छोटी कक्षाओं में तो ऐसे मेथड होने चाहिए जो उनको कैसे रखें, एक्टिव रखें। इसलिए उनको क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखा जाता है, किसी ना किसी एक्टिविटी में उनको बिजी रखते हैं जिससे कि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, वो पूरी तरह से क्या हुए, वो पूरी तरह से एकदम एकाग्रचित्त होकर के उस काम में बिजी रहें जिससे कि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, और इसके साथ ही
वो जो सीखने का काम है, जो सिखाने का काम है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि एक बार उनका ध्यान अगर भटक गया तो वापस से फिर क्लास में नहीं आता। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में तो आप इस मेथड को पूरी तरह से आप ये कह सकते हो ये रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पे तो इसका प्रयोग किया भी नहीं जाना चाहिए और किया जा भी नहीं सकता, दोनों ही बातें हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट दोष या सीमा या डिमेरिट है वो है केवल सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति। केवल बच्चों को इस मेथड के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान की ही बातें समझ में आती हैं, व्यवहारिकता टीचिंग में नहीं होती है। कैसे? देखिए फॉर्मेलिटी सी चलती रहती है। शिक्षक क्या करता है, पहले अपने कंटेंट को सिलेक्ट करता है अच्छी तरह से और फिर जैसे कहते हैं ना एक रट्टा लगा करके आना, तो वो रट्टा लगा करके आता है और फिर प्रेजेंट करना उसको जब शुरू करता है तो ऐसे लगता है जो यहाँ पे रट्टा लगा करके आया है उसको ही एज इट इज शब्दों में बोल रहा है। क्योंकि ये होता है ना कहीं भी बीच में अटक जाएगा तो गलत लगेगा, क्योंकि 30-35 मिनट तक उसको लगातार बोलना होता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो भी कंटेंट सिलेक्ट करता है उसको अच्छे से याद कर लेता है और फिर शब्दों का प्रयोग करते हुए, मौखिक लिखित भाषा का प्रयोग करते हुए उसको प्रेजेंट करता है अपने कंटेंट को। तो ये जो नॉलेज होती है, ये जो ज्ञान बच्चों को वो देता है ना, वो ऐसे कर लो कि जैसे मैंने कहा ना एक ड्रामा सा लग रहा होता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान बच्चों के पास पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पे आप पूरी तरह से एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप पूरी तरह से औपचारिक हो कि आपने जो कंटेंट तैयार किया है वो कंटेंट अब आपने प्रेजेंट करना है। आपके स्टूडेंट्स को आपने इन्वॉल्व नहीं करना, आप खुद ही सर्वोपरि हो, तो वो जो शिक्षण होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों के पास जो भी नॉलेज पहुंचती है वो केवल सैद्धांतिक ही होती है, व्यवहारिक नहीं होती। इसके बजाय जब आप क्लास में टीचिंग करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप उस टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें जो बहुत तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप बच्चों को देते हो, बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके साथ ही क्या होता है कि आप बिना किसी फॉर्मेलिटी के बच्चों को अपने रियल लाइफ के जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो आपका एटीट्यूड है उस टॉपिक के प्रति या जो भी बात चल रही है उसके प्रति आप उससे बच्चों को रूबरू कराते हैं। और बच्चों को ऐसी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है जब उनको खुद को इन्वॉल्व किया जाए। आप बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स देते हो जो एग्जाम्पल्स उनके दैनिक जीवन से होते हैं, जो घटनाएं उनके साथ डेली होती हैं, आप उनके बारे में चर्चा करते हो अपनी टीचिंग के दौरान बच्चों से। और बच्चों को ये सारे जो तरीके होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आप लेक्चर मेथड से पढ़ाते हो, क्योंकि आप पूरी तरह से फॉर्मल हो, आप पूरी तरह से सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट या लाइन पे चल रहे हो, आप बिल्कुल भी ट्रैक से इधर उधर नहीं हो रहे हो, तो बच्चों को जो नॉलेज मिलती है ना वो आप कह सकते हो पूरी तरह से किताबी नॉलेज मिलती है। ठीक है, बुकिश जो है वो चीज़ें पता चलती हैं, व्यवहारिक चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं, व्यवहारिक नॉलेज बच्चों को नहीं मिल पाती है। और ये बहुत ही बड़ा दोष है, कोई छोटा दोष नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही बच्चों को मिल पाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता, तो ये भी मनोविज्ञान के प्रतिकूल हो जाता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चे को आपने सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना बल्कि व्यवहारिक रूप से करके सिखाना है, क्रियाशील रख करके सिखाना है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सिखाना है। लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर मेथड में सबको एक अनुसार ही सिखाया जा रहा है, सबको एक ही ट्रैक पे चलाया जा रहा है, तो इसलिए ये मेथड सही नहीं है। ठीक है, इसके बहुत सारे दोष हैं। तो क्या किया जाए फिर? तो ये किया जाए कि इस मेथड को अगर अप्लाई किया जाए तो इसके दोषों को दूर करने के बाद और फिर इसको अप्लाई किया जाए। ठीक है, इसमें बच्चों को भी सहभागी बनाया जाए, बच्चों का भी सहयोग लिया जाए, उनको भी क्रियाशील रखा जाए और जितनी औपचारिकताओं की बात इसमें होती है उतनी औपचारिकताएं नहीं निभाई जाएं, बल्कि आप ये कह सकते हो इसके साथ बच्चों को एक्टिव रखते हुए किसी और टेक्निक का प्रयोग करते हुए बीच बीच में क्वेश्चनिंग करते हुए फिर आपको लेक्चर देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप क्वेश्चनिंग करते रहेंगे तो बच्चे एक्टिव बने रहेंगे, आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों को जो सीखने में सहायता मिलेगी, उनका ध्यान क्लास से बाहर या कहीं उनका मन नहीं भटकेगा, एकाग्रचित होकर के वो सुन करके आपके टॉपिक को समझ सकेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने पढ़ लिए हैं हमारे लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को, गुण, लाभ, मेरिट्स, दोष, सीमाएं या फिर डीमेरिट्स। ठीक है, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये जो लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है, वो हमने आज कंप्लीटली पढ़ ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नया मेथड हम पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।